क्लाइमेटोलॉजी में आज वाटर वेपर का अध्ययन करेंगे, जो कि वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है, अनेक घटनाओं को प्रभावित करता है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि वायुमंडल में जलवाष्प तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस से हमारा आशय है हिमकण के रूप में, द्रव में हम जल को देखते हैं। लेकिन जब वायुमंडल में जल गैसीय अवस्था में पाया जाए तो उसे क्या कहेंगे? हम जलवाष्प कहेंगे। तो निश्चित ही क्वेश्चन आपके मन में राइज होगा कि एक तो जो जलवाष्प हम घरों के अंदर देखते हैं, चाहे हम प्रेशर कुकर के ऊपर जब उसके ऊपर हाथ रखते हैं गर्म होने के बाद, तब एक हमें जो तरल अवस्था महसूस होती है, वही जलवाष्प होते हैं। लेकिन वह आर्टिफिशियल जलवाष्प है। हम आज बात कर रहे हैं वह प्राकृतिक जलवाष्प है। इसके लिए सबसे पहले जो सूर्य तप जो भी आता है पृथ्वी पर, उस सूर्य तप से जो विकिरण है उससे धरती का जल गर्म होकर ऊपर की ओर उठता है, या फिर मनुष्य के द्वारा जो भी ताप हम छोड़ते हैं, यानी जल क्लाइमेट को हम या वायुमंडल को गर्म कर रहे हैं, उससे भी जो हीट बढ़ती है तो उससे भी जलवाष्प ऊपर की ओर उठते हैं। ऊपर उठते समय इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु अलग हो जाते हैं। तो इस अवस्था को ऊपर जाते समय इनके अंदर गुप्त ऊष्मा शक्ति होती है। यही लेटेंट हीट ही जलवाष्प को वायुमंडल के अंदर जो गैसीय अवस्था से होकर ऊपर की ओर ले जाती है। और लेटेंट हीट ऊपर जाने के बाद जब यह ठंडी होती है तब यह अणु फिर से जुड़ जाते हैं किसी डस्ट पार्टिकल्स के चारों ओर, उससे कि ड्रॉपलेट बनता है संघनन होने के बाद। तो इसके अंदर यानी सारा रोल किसका है? तो एनर्जी का है और दूसरा गुप्त ऊष्मा का। अब स्रोत क्या है? वायुमंडल के अंदर जल या जलवाष्प कैसे पहुंचेगा? या तो वाष्पीकरण हो या वाष्प उत्सर्जन हो। वाष्पीकरण फिर से दो रूपों के अंदर हो सकता है। एक तो जितने भी प्राकृतिक जलाशय हैं, बड़े बड़े महासागर हैं, समुद्र हैं, नहरें हैं या झीलें हैं, और यानी एक तो हो जाएंगे नेचुरल, दूसरे हो जाएंगे मैन मेड। यानी मनुष्य ने भी अनेक प्रकार के जो नहरें बनाई हैं या बांध बनाए हैं, जलाशय बनाए हैं, पौंड बनाए हैं, उन सब से क्या होता है? वाष्पीकरण होता है, जलवाष्प ऊपर की ओर उठते हैं। और दूसरा वाष्प उत्सर्जन, यानी मिट्टी के अंदर भी काफ़ी मात्रा के अंदर जल निहित होता है, वह भी सूर्य की गर्मी से इसके अंदर से भी वाष्प उत्सर्जन होता है। और या हम बात करें वनस्पतियाँ भी काफ़ी मात्रा के अंदर जल को वायुमंडल के अंदर पहुंचाती हैं। तो ये दो मुख्य स्रोत हैं, वाष्पीकरण और वाष्प उत्सर्जन, जो कि प्राकृतिक और मानवजनित कारणों से होते हैं। फिर इसका हम वितरण की बात करें तो वितरण हमेशा वायुमंडलीय घटनाओं का दो तरीके से होता है, क्षैतिज और लंबवत, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों। सबसे पहले हम क्षैतिज वितरण की बात करें। क्षैतिज वितरण से आशय है कि भूमध्य रेखा से यदि हम इक्वेटर के पोल्स की ओर जाते हैं तो किन स्थानों पर कितनी मात्रा के अंदर जलवाष्प होगा, यह देखना है। तो चूंकि 23.5 डिग्री कर्क और 23.5 डिग्री मकर रेखा पर जो ट्रॉपिकल बेल्ट है, यह सारा साल सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर वाष्पीकरण होता है, तो वायुमंडल के अंदर जलवाष्प पहुँचते हैं। इसके अतिरिक्त वनस्पति भी सबसे ज़्यादा यहीं हैं, विश्व के बड़े बड़े वर्षा वन हैं वे भी यहीं हैं, रेन फॉरेस्ट, तो यहाँ से काफ़ी मात्रा के अंदर जलवाष्प ऊपर की ओर उठते हैं। वहीं नॉर्थ पोल की बात करें या साउथ पोल की बात करें तो यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तो सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, इनको इंसोलेशन नहीं मिल रहा, तो यहाँ से वाष्पीकरण कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते समय वाष्पीकरण जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। वहीं लंबवत की बात करें, यानी धरातल से ऊपर उठते हैं, तो भी क्या होगा? जलवाष्प की मात्रा कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि वायुमंडल नीचे की परतों के अंदर सघन होता है। सौरमंडल तक जो वायुमंडल के सभी तत्व ज़्यादा मात्रा के अंदर
सौरमंडल के अंदर ही पाए जाते हैं 2 से 3 किलोमीटर तक, उससे ऊपर जलवाष्प नहीं पाए जाते हैं। तो ये हो गया इसका वितरण क्षैतिज और लंबवत। वही महत्व की बात करें तो चूँकि जलवाष्प हैं और वायुमंडल के अंदर पहुंचने के बाद इनको ठंडा होना पड़ता है, क्योंकि ऊपर काफ़ी ऊंचाइयों पर तापमान कम होता है, तो किसी एक डस्ट पार्टिकल या धूल के कण के पास ये संघनित हो जाते हैं और संघनन प्रक्रिया फिर आगे वर्षा को जन्म देती है, वर्षण। तो वर्षण के सभी रूप, चाहे ओले गिर रहे हैं, बरसात आ रही है, छोटे बूंदे हैं, तो इन सभी कारणों के लिए क्या है, संघनन को होना आवश्यक है। और संघनन कब होगा? जब वातावरण के अंदर जलवाष्प होंगे। दूसरा इसका महत्व, तापमान को बढ़ाता है और रेगुलेट भी करता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली किरणें हैं तो उनको ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं, जो गैसीय अवस्था में जब ये होते हैं तो इस ऊर्जा को थोड़ा बहुत मात्रा के अंदर सोख लेते हैं, या धरती गर्म होने के बाद जो रेडिएशन छोड़ रही है उस रेडिएशन को भी ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं और धरती का तापमान बनाए रखते हैं। तो रात्रि के अंदर भी तापमान उच्च बना रहता है। इसके अतिरिक्त यदि ये ज़्यादा हो जाएं तब फिर इसके और अधिक खतरनाक परिणाम होंगे, क्योंकि फिर ये ग्लोबल वार्मिंग के अंदर सहयोग करने लग जाते हैं। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा खतरनाक साबित हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उससे वाष्पीकरण की दर भी बढ़ रही है। तो जलवाष्प ज़्यादा मात्रा के अंदर पहुंच रहे हैं वातावरण के अंदर। ज़्यादा मात्रा में जलवाष्प पहुंचने पर जो पृथ्वी की गर्मी है वह बाहर नहीं जा पाती है, तो इसलिए ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और ग्लोबल वार्मिंग के फिर आगे खतरे हैं, जो कि हम ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक के अंदर डिटेल से समझेंगे। तो आज का ये टॉपिक जलवाष्प, इसकी परिभाषा, इसके स्रोत, वितरण, महत्व, इम्पैक्ट। धन्यवाद।